प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय हिस्ट्री का श्रृंखला चल रहा है और मैंने बताया कि जैसे कि हिस्ट्री को मैं बांट के समग्र रूप से पढ़ाऊंगा और उसमें कुछ नए टाइप के विषय को नए तरीके से पढ़ाऊंगा। और उसी क्रम में मैं इस समय भारत के प्रमुख युद्ध के बारे में वर्णन कर रहा हूं। पिछले वीडियो में प्राचीन काल के प्रमुख युद्ध के बारे में वर्णन किया था और आज मैं मध्यकालीन भारत के प्रमुख युद्ध का वर्णन करूंगा, आज पढ़ाऊंगा। देखिए, इसे केवल आप एक युद्ध के रूप में मत लें। मैं जो विषय पढ़ा रहा हूं उसके अगल बगल या जो युद्ध पढ़ा रहा हूं उसके अगल बगल बहुत सारी घटनाएं, तमाम घटनाएं बना रहा हूं। किसके काल में हुआ, किसके बीच हुआ, कौन हारा, कौन जीता, क्या कारण था, क्या उसके बाद परिणाम निकला, इतने तथ्य मैं इसके जगह बता रहा हूं कि इससे अनेकों सवाल आपके एग्जाम में आए हो, चाहे वो किसी स्तर की परीक्षा हो, और अनेकों सवाल नए आगे आने वाले एग्जामों में आएंगे। इसलिए जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसे हल्के में लेने की भूल मत करें। आप उससे विधिवत आपकी तैयारी होगी और मेरा दावा है कि गहन अध्ययन इससे आपको होगा। आया इवन आप कई किताब पढ़ के भी वो गहन अध्ययन नहीं पाएंगे जो आप यहां मैं आपको क्योंकि मेरे 20 साल का अनुभव है, ठीक है। तो इसलिए आप पूरे मन से पढ़ें। मैं विषयों को बांट के इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये हिस्ट्री के पढ़ाई में या किसी भी जीएस के किसी भी सब्जेक्ट में एक नवीन तरीके की पढ़ाई आपके समक्ष आई। खासकर हिस्ट्री और पॉलिटी में तो आपको वो नवीनता बिल्कुल स्पष्ट होगी, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत के प्रमुख युद्ध। मध्यकालीन भारत के प्रमुख युद्ध का जो पहला युद्ध था वो था तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध भारत के इतिहास की दशा और दिशा बदलने वाला युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो 1191 में हुआ था। किसके किसके बीच? जिसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। किसके किसके बीच? मोहम्मद गोरी जो गजनी का शासक था और दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरीके से परास्त कर दिया। इसके बाद कहा जाता है गोरी ने पुनः भारत पर आक्रमण किया और इसका नाम पड़ा, इस युद्ध का जो हुआ अगली बार, उस युद्ध का नाम था तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध ये हुआ 1192 में। तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया। तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके गोरी ने भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की और यहीं से भारत में मेडिवल हिस्ट्री या मध्यकाल या मुस्लिम सत्ता का प्रारंभ यहीं से हो गया, ठीक है ना। क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री बहुत मोहम्मद बिन कासिम के काल से ही माना जाता है। उसने 711-12 में सिंध विजय किया था, ठीक है। लेकिन वो सारी चीज, लेकिन समग्र रूप से भारत पर मुस्लिम सत्ता का जो प्रारंभ हुआ वो 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय के पश्चात, क्योंकि इसी के बाद आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। तो ये दो युद्ध था। इसके बाद कहा जाता है गोरी ने 1194 में उस गद्दार पर आक्रमण किया जिसने गोरी की मदद की थी, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। उस गद्दार का नाम था कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने 1194 में जयचंद को परास्त किया और इसी वजह जयचंद मारा गया। निश्चय ही एक गद्दार की अंतिम परिणति यही होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद मध्यकाल का जो अगला प्रमुख युद्ध आता है वो है पानीपत का प्रथम युद्ध। जैसा कि आप लोग जानते हैं
कि भारत के इतिहास में टर्निंग पॉइंट के रूप में जिस तरह तराइन का युद्ध जाना जाता है, उससे ज्यादा जो चर्चित और नामी है युद्ध वो पानीपत के युद्ध है। पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ 1526 में हुआ। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो 1556 में हुआ। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ वो 1761 में हुआ। तो मध्यकाल में जनरली पानीपत के 2 युद्ध हुए, 1526 और 1556। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में। किसके किसके बीच हुआ? काबुल के शासक यानी जो मध्य एशिया का शासक था बाबर और दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान लोदी वंश के इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है ना। यह भी कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और पंजाब के शासक दौलत खां लोदी ने इब्राहिम लोदी से संतुष्ट होकर काबुल के तैमूर वंशी शासक बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए न्योता दिया। बाबर ने भारत पर इससे पहले कई आक्रमण किए, यह 5वां आक्रमण था। 5वां आक्रमण ही पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाया। कहा जाता है भारत के इस हरियाणा के इस पानीपत के मैदान में बाबर कई दिन पहले पहुंच गया, पूरी युद्ध की तैयारी की, तोपों को गांवों में घरों में तोपों को छिपा दिया, दुश्मन को चारों ओर घेरने की पद्धति तुलुगामा पद्धति जिसमें दुश्मन को चारों ओर से घेर लिया जाता था, यह पद्धति मध्य एशिया में प्रचलित थी। इसका भी प्रयोग बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। तोप का प्रयोग और तुलगामा पद्धति का प्रयोग ही बाबर के विजय का बहुत बड़ा कारण बना। अपने सख्त के मद में चूर इब्राहिम लोदी कई दिन बाद पहुंचा मैदान में। बाबर ने सारी रणनीति बनाकर रखी। जैसे उसकी सेनाएं प्रवेश की, चारों ओर से आक्रमण हो गया। इब्राहिम लोदी की सेना को घेर कर चारों ओर से बाबर ने आक्रमण कर दिया उसकी सेनाओं ने। और एक विशाल सेना रखने के बावजूद भी तुलगामा पद्धति और युद्ध की रणनीतियों के कारण पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी खेत रहा। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो युद्ध में मारा गया। ठीक है ना। और भारत पर एक नवीन वंश की स्थापना हुई जिसको बोला जाता है मुगल वंश या मुगल साम्राज्य। इसके बाद अगला जो प्रमुख युद्ध माना जाता है वह है खानवा का युद्ध। अगला जो प्रमुख युद्ध माना जाता है वह है खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ। कहा जाता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बाद भी बाबर के शक्ति का केंद्र भारत नहीं बना था, क्योंकि भारत का इस समय सबसे शक्तिशाली शासक था मेवाड़ का राणा सांगा। मेवाड़ के राणा सांगा के रहते हुए कभी भी भारत में स्थायी सत्ता का स्वप्न बाबर का पूरा होने ही वाला नहीं था। यही कारण है बाबर ने मेवाड़ के राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध का प्रारंभ किया और यह युद्ध कहलाता है खानवा का युद्ध। खानवा के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने। कहा जाता है कि बाबर की सेनाएं ने जब राणा सांगा के बारे में सुना तो वो तलवार उठाने के लिए तैयार नहीं थी और कोई राणा सांगा के विरुद्ध अभियान करने के लिए तैयार ही नहीं था। बाबर को बहुत सारे भाषण देने पे, तजकीर देने पड़े। और जब सेनाएं टस से मस नहीं हुई तो धर्मांधता का सहारा लेते हुए, धर्म का सहारा लेते हुए बाबर ने इस खानवा के युद्ध को जिहाद घोषित किया। जब बाबर के सारे रास्ते बंद हो गए तो बाबर को लगा अब सेनाओं में धर्म युद्ध की भावना पैदा करनी पड़ेगी। उसने यहां जिहाद का नारा दिया। प्रश्न कई बार आता है कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? खानवा के युद्ध में। तब जब धर्म का नाम होता है तो लोग कई गुना शक्ति से युद्ध करते हैं और हुआ भी यही। हालांकि युद्ध का पहला जो चरण था वो निश्चय ही राणा सांगा के पक्ष में ही जा रहा था, लेकिन जब बाबर ने तोपों का प्रयोग किया, देखिए भारत में
तोपों का पहली बार प्रयोग, बारूद वाले तोपों का पहली बार प्रयोग बाबर ने ही किया। यह आज एक इंपॉर्टेंट फैक्ट सुन लीजिए, ठीक है। और तोप ही भारत में उसके सफलता का सबसे बड़ा कारण था। बहुत लोग उसके वीरता को, बहुत लोग उसके पराक्रम को, रणनीति को मानते। बारूद वाला तोप, एक बड़ा गोला किसी के ऊपर गिर रहा है तो नई चीज थी लोगों के लिए, और सैकड़ों लोग उससे मारे जा रहे हैं। ये बाबर की विजय का कारण था। बाबर बड़े गर्व से अपने किताब में तो उसके बारे में लिखता है कि इतनी कम सेनाएं लेके मैं इब्राहिम लोदी को हरा दिया, उतनी सेनाएं लेके इनको हरा दिया, उनको। ये बाबर ये कभी नहीं बताया कि तोप की वजह से मैंने एक गोले से सैकड़ों लोग को मारा, ये नहीं बताया, ठीक है। और ये उसके विजय का बहुत बड़ा कारण हुआ। खानवा के युद्ध में तोपों के प्रयोग ने निश्चय ही राणा सांगा को परास्त कर दिया और बाबर की शक्ति का केंद्र काबुल से हटकर अब भारत हो गया। इसके बाद बाबर ने कई युद्ध और लड़े, जैसे चंदेरी का युद्ध, जिसमें चंदेरी के मेदिनी राय को उसने 1528 में परास्त किया। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ, जिसमें राजपूत शासक चंदेरी के मेदिनी राय को बाबर ने परास्त किया। इसके बाद घाघरा का युद्ध था। घाघरा के युद्ध में जो 1529 में हुआ, जिसमें बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को परास्त किया। एक बार उसमें बंगाल का शासक नुसरत शाह था और बिहार के शासक और या अफगानों के शासक के रूप में महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था, वो भाग ले रहा था। लेकिन इस घाघरा के युद्ध में घाघरा नदी को रक्त रंजित करते हुए बाबर ने बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना को परास्त किया। ये भारत में लड़ा गया बाबर का अंतिम युद्ध था, क्योंकि इसी के अगले वर्ष 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो मध्यकाल में बाबर द्वारा लड़े गए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529, ये महत्वपूर्ण युद्ध माने जाते हैं। और मैंने तमाम एग्जामों में देखा है कि बार बार बाबर के युद्धों को बार बार बताया गया है। मेरा मानना है रटने की जरूरत नहीं है, बाबर के युद्धों को क्रमगत समझने की जरूरत है। कब किसकी जरूरत पड़ी, जब उसको भारत पर अटैक करना था, इब्राहिम लोदी से लड़ा, पानीपत का प्रथम युद्ध। जब उसको अपने सत्ता को यहां स्थिर करना था, तो उसने राणा सांगा को खानवा में पराजित किया। फिर उसका राणा सांगा के सामंत मेदिनी राय को परास्त किया। फिर बिहार और बंगाल को लेकर जो लड़ाई हुआ, यानी सीमाओं के सीमांकन को लेकर जो लड़ाई हुआ, वो घाघरा का युद्ध था। घाघरा नदी दोनों के क्षेत्र का एक अंतिम बिंदु बन गई, मीडिएटर बन गई, कि इसके उधर बंगाल और बिहार रह गए और इधर जो है बाबर का सत्ता हो गया, ठीक है ना। याद करने रटने से ज्यादा अगर आप इनको समझ लें तो बहुत आसानी से, मेरे अनुसार, रटने की समस्या ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार मध्यकाल के जो अगले प्रमुख युद्ध हैं वो है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो 1539 में लड़ा गया। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण है युद्ध है वो कन्नौज या विलग्राम का युद्ध है, और ये लड़ा गया 1540। और ये दोनों युद्ध में शामिल कौन था? दोनों युद्ध में दोनों एक ही व्यक्ति शामिल थे। एक और हुमायूं था, दूसरी ओर सूर शासक शेरशाह सूरी था। दक्षिणी बिहार के शासक के रूप में अफगान सरदार शेरशाह सूरी ने बाबर के पुत्र, जो समय सुल्तान बना था, बाबर के बाद जो बादशाह बना था, बाबर के पुत्र हुमायूं के विरुद्ध दो युद्ध किया। पहला चौसा का युद्ध जो बिहार में लड़ा गया 1539, और इस युद्ध में अपने रणनीति से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया। और पराजय करने के बाद कहा जाता है किसी प्रकार गंगा नदी में कूदकर हुमायूं अपनी जान बचाकर वहां से भागा, लेकिन शेरशाह सूरी उसका पीछा वहीं से करना प्रारंभ कर दिया। पुनः एक बार हुमायूं की सेना और शेरशाह सूरी की सेना एक बार और सामने हुई कन्नौज या विलग्राम का युद्ध में। भारत में शेरशाह सूरी से हुमायूं का लड़ा गया यह अंतिम युद्ध था, और इस कन्नौज और विलगामा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने अंतिम रूप से हुमायूं को पराजित किया। हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा, ठीक है ना। ये दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध हुमायूं द्वारा लड़ा गया।
कहा जाता है कि शेरशाह सूरी के मृत्यु के 15 वर्ष, शेरशाह सूरी के मृत्यु के बाद लगभग 15 वर्ष के बाद, यानी इस्लाम शाह के मृत्यु के बाद पुनः हुमायूं को भारत की सत्ता प्राप्त करने का एक और अवसर मिला। यानी हार के बाद कन्नौज विलग्रामा के युद्ध के लगभग 15 वर्ष बाद एक बार पुनः हिंदुस्तान की सत्ता प्राप्त करने का एक अवसर मिला हुमायूं को, और तब हुमायूं ने जो युद्ध किया उसका नाम था सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध जो है वो 1555 में लड़ा गया। 1555 में यह पुनर्साम्राज्य प्राप्ति का प्रयत्न था, किसका? हुमायूं का। और इस युद्ध में एक तरफ हुमायूं था, लेकिन लीड कर रहा था बैरम खां जो हुमायूं का सेनापति था। दूसरी ओर दिल्ली सल्तनत का सूर शासक था सिकंदर सूर, यानी उस समय जो दिल्ली का शासक था वो सिकंदर सूर था, ठीक है ना। किसका वंशज था? शेरशाह सूरी का। तो इस सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने या बैरम खान ने सिकंदर सूर को परास्त किया और एक बार पुनः दिल्ली की सत्ता प्राप्त की। किस युद्ध? यानी कन्नौज या विलग्रामा के युद्ध से हुमायूं ने भारत की सत्ता खो दी थी, सरहिंद के युद्ध से हुमायूं ने पुनः भारत की सत्ता प्राप्त की। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण युद्ध आता है मध्यकाल का, वह है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 5 नवंबर 1556 को, यदि सीधे साधे आप जाने 1556 को। एक तरफ सेना थी अकबर की, दूसरे ओर सेना थी हेमू की थी, हेमचंद्र विक्रमादित्य। अब ये हेमू कौन था? अकबर तो आप जाने हुमायूं का लड़का था, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। लेकिन ये हेमू कौन था? हेमू असल में हेमचंद्र विक्रमादित्य था। कहा जाता है कि रेवाड़ी के बाजार में यह नमक बेचता था, एक वैश्य था। कुछ लोग क्षत्रिय कहते, कुछ लोग ब्राह्मण कहते, जैसी मुंह तैसी बातें। लेकिन यह सत्य है कि रेवाड़ी के बाजार में यह नमक बेचता था। बाद में अफगान सरदारों के सेना में इसकी नियुक्ति हुई। अपने पराक्रम के बल पर यह प्रधानमंत्री या वजीर के पद पर पहुंचा और यह प्रधानमंत्री बना। अब बिहार से लेकर जो वहां तक का बिहार के शासक आदिल शाह सूर का यह प्रधानमंत्री बना। आदिल शाह के सूर के प्रधानमंत्री के रूप में इसने 24 युद्ध लड़े। 24 युद्ध में से 22 युद्ध विजय किया इसने। कहा जाता है कि जब दिल्ली की सल्तनत हुमायूं के मृत्यु के बाद कमजोर हो गई तो आदिल शाह ने दिल्ली से मुगलों को भगाने की जो जिम्मेदारी था वो किसको नियुक्त किया? उस जिम्मेदारी किसको दी? हेमू को। और जब वह सेना लेकर दिल्ली की ओर बढ़ा तो रास्ते में कहा जाता है 24 युद्ध उसमें लड़े। 24 युद्ध में हेमू ने 22 युद्ध में विजय प्राप्त की। तरगी बेग को परास्त करके उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। लगभग 300 वर्षों के मुस्लिम शासन के बाद, लगभग कई सौ वर्षों के, हो सकता है आंकड़ा बदल भी जाए, लेकिन लगभग सैकड़ों वर्षों के मुस्लिम सत्ता के बाद हेमू ने भारत में एक हिंदू सत्ता की स्थापना की। ठीक है। और कहा जाता है उस समय लाहौर में अकबर था। अकबर के सेनापतियों ने बताया कि इस समय हेमू की शक्तिशाली सेना से युद्ध करने के लायक नहीं है, आप काबुल चलिए और वहीं चल के फिर से भारत की सत्ता को जीतने का प्रयत्न करिए। लेकिन जो अकबर का संरक्षक था बैरम खां, वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ और उसने युद्ध का निर्णय लिया और यह युद्ध हुआ पानीपत के मैदान में। और यह युद्ध जाना जाता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत के मैदान में अकबर के समक्ष हेमू के समक्ष हेमू ने हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है। और कहा जाता है कि युद्ध के प्रारंभिक दौर में कुछ ही देर में ही हेमचंद्र विक्रमादित्य युद्ध को जीत लिया और मुगल सेनाओं को रोकता हुआ वह तेजी से अकबर की ओर बढ़ा
और किसी भी समय अकबर की गिरफ्तारी हो सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सनसनाता हुआ एक तीर हेमू के आंख में लग गया और हेमू के आंख से खून गिरने लगा। हेमू ने आंख से बाण निकालकर पुनः आगे बढ़ गया, लेकिन उसके आंख से लगातार खून गिरने लगा। हेमू यह भूल गया कि खून गिरते हुए हो सकता है किसी भी समय में मूर्छित हो जाऊं, बेहोश हो जाऊं। इसका ध्यान उसने नहीं दिया और यही उसकी बहुत बड़ी गलती थी। कुछ ही देर बाद जैसे ही अकबर की गिरफ्तारी होने वाली थी, हेमू मूर्छित हो गया और हौद में गिर गया और जीता हुआ युद्ध जो है हेमू के हाथ से निकल गया। और असामयिक जीत किसकी हुई? अकबर की। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी ने लिखा है, हेमू की पराजय मात्र एक दुर्घटना थी एवं अकबर की विजय एक दैवी संयोग थी। दैवी संयोग ने ही अकबर को पानीपत के द्वितीय युद्ध में जिताया था और हेमू को पकड़कर उसकी हत्या कर दी। भारत के इतिहास का यह निर्णायक युद्ध था, लेकिन दैवी संयोग से इसको अकबर ने जीता था। अन्यथा हेमचंद विक्रमादित्य या हेमू अगर युद्ध में विजयी रहता तो शायद भारत का इतिहास ही कुछ और रहता। मध्यकाल में एक और महत्वपूर्ण युद्ध हुआ जिसको कहा जाता है तालीकोटा का युद्ध। अब ये प्रश्न उठा कि तालीकोटा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो 1565 में हुआ था। देखिए, मध्यकाल में एकमात्र एक सशक्त हिंदू राज्य की स्थापना हुई थी जिसको कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य। इस विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के 4 मुस्लिम शासकों के बीच यह युद्ध हुआ था तालीकोटा के मैदान में। ठीक है ना? यह युद्ध जो है वो उस समय विजयनगर के शासक थे सदाशिव राय और उनके बीच अंतिम शक्ति तो राम राय के हाथों में थी। ठीक है ना? विजय नगर के शासक सदाशिव राय, लेकिन असली शक्ति तो राम राय के हाथ में थी। और दूसरी ओर थे दक्षिण के 4 मुस्लिम शासक बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। ये 4 राजवंशों के शासक ने एक संघ बना लिया और किसके विरुद्ध युद्ध किया? विजयनगर के विरुद्ध। और यह युद्ध किस मैदान में हुआ? तालीकोटा के युद्ध। विजयनगर जो अपनी समृद्धि के चरम पर था, इस तालीकोटा के युद्ध में 4 मुस्लिम राजाओं के संघ ने उसको बुरी तरीके से परास्त कर दिया। ये तीनों राजवंश अपने पक्के दुश्मन थे, लेकिन समान धर्म के नाम पर ये एक हुए और हिंदू राज्य के विरुद्ध भयानक युद्ध किया। और इस तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सारी समृद्धि जाती रही, वह लगभग नष्ट भ्रष्ट हो गया। हालांकि इसके बाद भी एक छोटा राजवंश चलता रहा, अराविडू वंश, लेकिन एक प्रकार से जो उसकी समृद्धि थी वो समाप्त हो गई। ठीक है ना? यानी विजयनगर साम्राज्य के लिए तालीकोटा का युद्ध जो है वो विनाशकारी साबित हुआ। मध्यकाल का जो अंतिम महत्वपूर्ण आता है युद्ध जो आता है वह है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1576 में हुआ था। किनके बीच? अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच। कहा जाता है कि मेवाड़ पर कब्जा को लेकर अकबर के बीच, हालांकि अकबर तो इस युद्ध में गया ही नहीं था, मान सिंह को भेजा था। तो एक तरफ मान सिंह थे या अकबर कह लीजिए और दूसरी ओर महाराणा प्रताप। दोनों के बीच यह भीषण युद्ध हुआ। हल्दी के मिट्टी के समान इस हल्दी घाटी के मैदान में भीषण युद्ध हुआ और लगभग 7.5 फुट के महाराणा प्रताप ने इस युद्ध में